लास्ट वीक ऑन 6 अक्टूबर 2020 द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स अनाउंस किया, जिसका आधा हिस्सा दिया गया रॉजर पेनरोज को फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज़ अ रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, और दूसरा हिस्सा जॉइंटली शेयर किया राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज ने। सर रॉजर पेनरोज का नाम मैंने पहली बार स्टीफन हॉकिंग्स की बहुत ही फेमस किताब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में पढ़ा था। उसमें हॉकिंग्स ने रॉजर पेनरोज के साथ किए कई कामों का जिक्र किया है और ब्लैक होल उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। बहुत ही बढ़िया किताब है और कोई भी शख्स जिसे फिजिक्स से लगाव हो एक बार ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ज़रूर पढ़ना चाहिए। सर रॉजर पेनरोज का जन्म 8 अगस्त 1931 को कोलचेस्टर इंग्लैंड में हुआ था। इस वक्त वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। अब बात करते हैं कि आखिर रॉजर पेनरोज को नोबेल प्राइज़ मिला किस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। कहानी शुरू होती है 1783 में, जब इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर और कैथोलिक प्रीस्ट जॉन मिचेल ने पहली बार किसी ऐसे डार्क ऑब्जेक्ट के होने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात किया जिसकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो। मतलब अगर कोई चीज़ एक बार उसके अंदर चली गई तो बाहर आने के लिए उसे लाइट से भी ज़्यादा गति की ज़रूरत होगी। 1783 के अपने पेपर में मिचेल ने एक ऐसा स्टार की बात करी जिसकी डेंसिटी हमारे सन जितनी हो पर उसका रेडियस उससे 500 गुना ज़्यादा हो, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि इवन लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। उनके बाद 1796 में पियर सिमोन लाप्लेस ने भी ऐसे ही सिमिलर सजेशंस दिए और 1799 में लाप्लेस ने अपनी एक मैथमेटिकल ट्रीटीज़ में इसके फुल मैथमेटिकल डिटेल्स शेयर किए, जिसमें उन्होंने एक स्टार जिसका मास अर्थ के बराबर हो कंसिडर किया, जिसका रेडियस होता हमारे सन के साइज से 250 गुना ज़्यादा। हालांकि मिचेल और लाप्लेस द्वारा की गई सारी कैलकुलेशंस न्यूटोनियन मैकेनिक्स फ्रेमवर्क में की। उन्होंने एक अभूतपूर्व दावा किया था जिस पर आगे आने वाले भविष्य में बहुत काम होगा। मिचेल ने अपने एक पेपर में ये भी लिखा था, हालांकि हमें इन डार्क स्टार्स से लाइट की फॉर्म में डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट अगर हम इसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे तो हमें उनकी मूवमेंट से उनके बीच मौजूद चीज़ का भी काफ़ी हद तक पता चल सकता है। मिचेल के लगभग 125 साल बाद जब आइंस्टाइन ने 18 नवंबर 1915 में अपनी थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को कंप्लीट किया तो मानो उसने न्यूटोनियन मैकेनिक्स का तख्ता पलट करके एक नई दुनिया ही दिखा दी। और केवल 2 महीने बाद जनवरी 1916 को जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन पब्लिश किया और बहुत जल्द ही ये क्लियर हो गया कि इस श्वार्ज़चाइल्ड्स मैट्रिक में 2 बहुत ही चौंकाने वाले फीचर्स थे, यानी कि जब भी इक्वेशन में r यानी पोजीशन की वैल्यू r = 0 और r = 2gm/c² होती है, तब उस जगह इसके कंपोनेंट्स या तो बहुत डाइवर्ज हो रहे हैं या बिल्कुल ही वैनिश यानी गायब हो रहे हैं। और आने वाले समय में ये श्वार्ज़चाइल्ड मैट्रिक बहुत ही महत्वपूर्ण भी साबित हुआ। जब 1939 में अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने अपने एक स्टूडेंट हार्टलैंड स्नाइडर के साथ मिलकर श्वार्ज़चाइल्ड मैट्रिक पर शोध किया और इससे संबंधित रहस्यों को उजागर किया, तो पहली बार उन्होंने ही श्वार्ज़चाइल्ड्स रेडियस की फुल इम्पोर्टेंस बताई और उन्होंने ही पहली बार बताया कि उस डार्क ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द एक हॉराइजन है। उन्होंने अपने पेपर में लिखा, द स्टार thus tends to close itself from any communication with a distant observer, only its gravitational field persists। ओपेनहाइमर और स्नाइडर के कैलकुलेशंस में एक सबसे इम्पॉर्टेंट अजम्पशन था स्फेरिकल सिमेट्री, और काफ़ी फिजिसिस्ट्स को ये चिंता भी थी कि इस अजम्पशन के बिना क्या होगा। अगर सिस्टम स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं हो तो क्या अंदर गिरने वाली चीज़ें सेंटर की तरफ नहीं जाएंगी? क्या वो वापस बाहर निकल जाएंगी? 1939 में आइंस्टाइन ने खुद भी इस होराइजन के एग्जिस्टेंस के बारे में सीरियस डाउट्स एक्सप्रेस किए। आइंस्टाइन को खुद इन ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस पर पूरी तरह भरोसा नहीं था और फिर
1964 के अंत तक आते आते रॉजर पेनरोस ने इस सिचुएशन को दोबारा स्टडी करने का निर्णय लिया और इस बार बिना किसी स्फेरिकल सिमेट्री अजम्पशन के, सिर्फ एक अजम्पशन के साथ कि कोलैप्सिंग मैटर की एनर्जी डेंसिटी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। और इसे प्रूव करने के लिए रॉजर पेनरोस को नए मैथमेटिकल मेथड्स इन्वेंट करने पड़े जो कि पहले कभी थे ही नहीं, और टोपोलॉजी जो कि एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का भी काफ़ी इस्तेमाल किया। उनके प्रूफ में जो एक नया की कॉन्सेप्ट जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो था ट्रैप्ड सरफेसेस का। ट्रैप्ड सरफेस एक ऐसी 2 डायमेंशनल सरफेस है जिसमें कि सारी लाइट रेज जो कि ऑर्थोगोनल हों सरफेस के, तो सब कन्वर्ज होती हैं अगर उनको फॉलो किया जाए उनके फ्यूचर की तरफ। यहाँ से हमें ये पता चला कि स्फेरिकली सिमेट्रिक केस में कोई भी स्फेरिकल सरफेस जिसका रेडियस श्वार्ज़चाइल्ड्स रेडियस से कम हो वो एक ट्रैप्ड सरफेस होता है। और इससे हमें ये भी पता चला कि वंस यू पास थ्रू द होराइजन स्पेस सीज टू एग्जिस्ट एंड टाइम ओनली गोज फॉरवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर। यानी कि एक बार अगर हम होराइजन को पार कर लें तो स्पेस एग्जिस्ट करना बंद कर देता है और सिर्फ टाइम एग्जिस्ट करता है, और वो भी सिर्फ आगे यानी सेंटर की तरफ जाता है। और इसीलिए किसी भी ब्लैक होल से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है जितना कि समय में वापस जाना। और ट्रैप्ड सरफेस के कॉन्सेप्ट का एक और मज़ेदार रिजल्ट ये हुआ कि टाइम का फ्लो इनएविटेबली किसी भी ऑब्जर्वर को रेडियल कोऑर्डिनेट्स के ओरिजिन यानी कि ब्लैक होल के सेंटर की तरफ धकेल देगा जहां की समय समाप्त हो जाता है। यानी कि सारा मटेरियल जिससे कि ब्लैक होल खुद बना है वो सारा जमा हो जाएगा इस एक सिंगल मोमेंट ऑफ टाइम में, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी यानी एक ऐसी सिचुएशन या जगह जहां सारे नोन लॉज ऑफ फिजिक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वहां क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। और ट्रैप्ड सरफेस कॉन्सेप्ट का एक और इम्पोर्टेंस ये है कि ये इंडिपेंडेंट है सिमेट्री से, यानी कि ओपेनहाइमर और स्नाइडर का प्रॉब्लम सॉल्व्ड और रॉजर पेनरोज ने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि एक बार ट्रैप्ड सरफेस की फॉर्मेशन हो जाए तो थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के फ्रेमवर्क में और पॉजिटिव एनर्जी डेंसिटी के साथ सिंगुलैरिटी की तरफ होने वाले ग्रेविटेशनल कोलैप्स को रोकना इम्पॉसिबल यानी कि असंभव है। आखिरकार अपने 1965 के पेपर में रॉजर पेनरोज ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्लैक होल और सिंगुलैरिटी कोई परिकल्पना मात्र नहीं है बल्कि थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार होने वाली एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं असली घटना है। ऑनरेबल मेंशंस में हम बात करेंगे उस इंडियन फिजिसिस्ट की जिसका नाम रॉजर पेनरोज के विकिपीडिया पेज पर अगर जाएंगे और नज़र डालेंगे इंस्पिरेशन सेक्शन में तो हमें देखने को मिलता है अमल कुमार रायचौधरी। डॉक्टर अमल कुमार ने 1955 में अपना एक पेपर पब्लिश किया फिजिकल रिव्यू जर्नल में और उस पेपर की इक्वेशंस बनी बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रूफ्स ऑफ पेनरोज हॉकिंग सिंगुलैरिटी थ्योरम्स और अब इसे रायचौधरी इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम है एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर who was awarded Nobel Prize for Physics in 1983 for theoretical studies of the physical processes of importance to the structure and evolution of stars। जब किसी ने उनसे ब्लैक होल और सिंगुलैरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि ये मेरे गांव की नदी में होने वाले ड्रैगन फ्लाई के लार्वा की तरह हैं। जब वो पानी के अंदर लार्वा के रूप में होते हैं तो उनमें से जो बाहर निकलने के लिए रेडी होते हैं वो अपने दोस्तों से प्रॉमिस करते हैं कि एक बार जब वो पानी के बाहर निकल जाएंगे तो बाहर की दुनिया को देखेंगे और वापस आकर उन्हें ज़रूर बताएंगे कि बाहर की दुनिया दिखती कैसी है। बट दैट्स द केस कि एक बार अगर आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर चले गए देन देयर इज़ नो कमिंग बैक। जैसे कि ड्रैगन फ्लाई अगर एक बार पानी के बाहर चला गया तो वो दोबारा कभी भी पानी के अंदर नहीं आ सकता। सेम उसी तरह ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करना यानी कि पानी और एटमॉस्फेयर के इंटरफेस को क्रॉस करना है। ड्रैगन फ्लाई पानी के बाहर आ गया तो वो दोबारा कभी भी अंदर नहीं जा सकता। ऐसे ही ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस करके अगर हम अंदर चले गए तो बाहर कभी भी नहीं आ सकते।
Now let's discuss the second half of the Nobel Prize, which is jointly shared by Reinhard Genzel and Andrea Ghez. Reinhard Genzel is a professor at Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics in Germany and University of California, Berkeley, USA. और एंड्रिया गेज इज प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, यूएसए। इन दोनों ही साइंटिस्ट ने दो सेपरेट टीम्स को लीड किया 1990 के शुरुआती दौर से, और दोनों ही टीमें फोकस कर रही थी सैजिटेरियस ए स्टार नाम के एक जगह पर, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर माना जाता है। गेंजल का ग्रुप चिली में स्थित यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी के टेलीस्कोप यूज़ कर रहा था, और गेज का ग्रुप हवाई में स्थित केक ऑब्जर्वेटरी को यूज़ कर रहा था। दोनों ही ग्रुप्स मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर को ऑब्जर्व कर रहे थे और उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे स्टार्स की मोशन को स्टडी कर रहे थे। ऐसे ही एक स्टार को नाम दिया गया S2 या SO2। दोनों एक ही स्टार के नाम हैं, बस दोनों ग्रुप्स ने अपने अलग नोटेशंस दिए हैं। इस S2 या SO2 को वो इसलिए ऑब्जर्व कर रहे थे क्योंकि काफ़ी स्टडी के बाद पता चला कि S2 या SO2 एक ऐसा स्टार है जिसका ऑर्बिटिंग पीरियड सैजिटेरियस ए स्टार के अराउंड 16 ईयर्स का है, जो कि सबसे कम है। यानी S2 या SO2 सैजिटेरियस ए स्टार के चारों तरफ एक पूरा चक्कर 16 साल में पूरा कर लेता है। अगर तुलना की जाए तो हमारा सन मिल्की वे के सेंटर यानी सैजिटेरियस ए स्टार के चारों तरफ ऑर्बिट करने में 200 मिलियन ईयर्स से भी ज़्यादा समय लगाता है। इस लगभग 26 साल लंबी स्टडी के दौरान दोनों टीम्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से टेलीस्कोप जो इमेज लेते हैं वो ब्लर हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम टैकल और सॉल्व करने के लिए एक बिल्कुल नई तकनीक ईजाद करनी पड़ी, जिसमें कि लेज़र टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल होता है। ये ऑब्जर्वेशन के लिए उन्हें 26 साल लग गए। एक सजेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगा कि अगर आप साइंस के लिए पैशनेट और पेशेंस रखने वाले नहीं हैं तो बिल्कुल भी साइंस में परस्यू ना करें, वरना आप किसी स्कूल या कॉलेज में ऐसे टीचर बन जाएंगे जो ना तो ढंग से पढ़ाता है, ऊपर से बच्चों से गालियाँ खाता है, वो अलग। दोनों ग्रुप्स के ऑब्जर्वेशन डाटा को कंबाइन करके जब स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि S2 या SO2 के ऑर्बिट के अंदर जितना भी विजिबल स्टार्स, स्टेलर रेमिनेंट और पॉसिबली डार्क मैटर है वो उस एरिया में प्रेजेंट ओवरऑल मास में नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन देता है। मतलब कि S2 या SO2 जिस भी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसका टोटल मास लगभग 4 मिलियन सन के मास के बराबर है, वो भी केवल हमारे सोलर सिस्टम जितने एरिया में। इतने कम एरिया में इतना ज़्यादा मास की उपस्थिति का इस समय की हमारी नॉलेज के अनुसार सिर्फ सुपर मैसिव ब्लैक होल के अलावा और कोई उत्तर नहीं है। दोनों ही ग्रुप्स की ऑब्जर्वेशंस थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की प्रेडिक्शन से मैच करती हैं, और दोनों ही ग्रुप्स की ऑब्जर्वेशंस आपस में भी काफ़ी एक्सेलेंट तरीके से अग्री करती हैं। रॉजर पेनरोज की सिंगुलैरिटी थ्योरम की खोज ने ये प्रूव कर दिया कि ब्लैक होल्स असल में थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का ही एक परिणाम है, जो कि नेचुरली फॉर्म होते हैं एक ओवरली डेंस रीजन में। और इसके लगभग आधी सदी बीतने के बाद अब हाल में हमारे पास जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है उससे हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल सपोर्ट दे पा रहे हैं। जैसे 2017 का नोबेल प्राइज़ लाइगो ऑब्जर्वेटरी को ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करने के लिए दिया गया, और इस साल का नोबेल प्राइज़ गेज और गेंजल ने शेयर किया मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल की पुष्टि करने के लिए। और साथ ही पिछले साल ली गई M87 ब्लैक होल की रिमार्केबल पिक्चर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा। ये सब सिर्फ एक ही तरफ इशारा करते हैं कि यूनिवर्स में अभी कई सीक्रेट्स और सरप्राइजेस जिनका पता लगना अभी बाकी है। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।